नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ज्योति आनंद, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। मैं ये सारा परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हॉस्पिटल भी बड़ा नामचीन, और नामचीन हॉस्पिटल हो तो डॉक्टर नामचीन होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर जिस बीमारी की बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वो भी बहुत नामचीन है। और नामचीन आप पॉजिटिव सेंस में लीजिए या नेगेटिव, पॉजिटिव में तो नहीं हो सकता, नेगेटिव सेंस में ही होगा। आज हर घर में, हर दूसरे घर में, किसी के रिश्तेदारी में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित होता है। तो आखिरकार कभी 25-30 साल पहले रेयरेस्ट बीमारी की श्रेणी में आने वाला ये कैंसर आज के टाइम में कॉमन क्यों होता जा रहा है? हम एक तरफ कहते हैं हम काफ़ी डेवलप करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा बीमारी में डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्यों शरीर के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रहा है? ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि सेल्स का एबनॉर्मल डिवीजन होता है जिसको हम रोक नहीं पाते और वो कैंसर का रूप ले लेता है, और उसका अर्ली डिटेक्शन क्यों नहीं हो पाता? वजह क्या है? तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति आनंद जुड़ रही हैं जो आपके मन में उपज रहे तमाम सवालों का जवाब देगी। तो आप देंगी। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति आनंद, टीवी 9 के प्लेटफॉर्म। थैंक यू पंकज जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया कि एक्चुअली मैं लोगों को बोलती हूँ कि लोग जब मुझसे मिलने आते हैं तो डरते हैं कि बीमारी ऐसा है। कैंसर पहले रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज़ होता था। जब हमने MBBS शुरू किया था, जब हमने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया था, तब हम लोग भी डरा करते थे कैंसर के किसी मरीज़ को देख करके। पर आज पेशा वो है कि हमें उन्हीं कैंसर के लोगों की जान बचानी है। ठीक है, क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज़ इतना कॉमन हो गया है, क्यों ये हर घर में पाई जाने वाली बीमारी हो गई है? उसका जब हम लोग मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखूं कि एक समय वो था जब अस्पताल, गिने चुने अस्पताल हुआ करते थे कैंसर के इलाज के लिए, बट आज बहुत सारे अस्पताल हैं और सब भरे हुए हैं। इतना कैंसर का मरीज बढ़ गया है। कैंसर होता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ से, जैसे आपने बोला। तो ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ सबकी बॉडी में सेल ग्रोथ हो रहा होता है, पर जब उसको एक ट्रिगर मिलता है, वो ट्रिगर एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, आपका एबनॉर्मल लाइफस्टाइल हो सकता है। वो जो ट्रिगर है उस सेल ग्रोथ को एबनॉर्मल बनाकर कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकता है। तो हमारे पास आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हो गए हैं। हमारे लाइफस्टाइल की बात कर लीजिए, बढ़ता हुआ मोटापा, जैसे डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया है, वैसे ही ओबेसिटी भी एक इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन की वजह से लोग अपने जो जड़ों से, अपनी मिट्टी से हट गए हैं, उसकी वजह से बैठे रहना, कंप्यूटर पे काम करना, वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। देन आपका जो ईटिंग है उसमें बहुत सारे चीज़, बच्चे लोग चीज़ खा रहे हैं, बच्चे लोगों का शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सारे हमारे डाइटरी फैक्टर्स हैं। हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, एक्सरसाइज कम होने की वजह से हमारे बॉडी में जो कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अर्बनाइज्ड लाइफ, ये सारी ऐसी वजहें हैं जो हमारे कैंसर को एड ऑन कर रही हैं, उसको खाद पानी ज़्यादा दे रही हैं। और मैंने आप जैसे किसी डॉक्टर से एक बार बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम इतना कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है। सुबह उठते हैं हम ब्रश का इस्तेमाल करते, गांव में होते तो दातुन इस्तेमाल कर रहे होते। अब ब्रश में जो चीज़ें होती हैं वो भी कार्सिनोजेनिक है। फिर हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी जो सब्सटेंस होता है वो भी कार्सिनोजेनिक है। फिर हम रिफाइंड तेल पे आ जाते हैं, हमारा फूड सब्सटेंस ऐसा होता है उसमें भी ढेर सारा कार्सिनोजेनिक होता है। और आपने कहा चीज़, आपने बताया शुगर, ये तो और भी ज़्यादा खाद पानी देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको हम शहर में रह कर के भी मिनिमाइज कर सकते हो, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आप बताएं जिससे वो कम से कम अपने दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को बदल सकें और इस बीमारी से दूर रह सकें। आपसे जब मिलने जाएं तो वो हंसते खेलते हुए जाएं, ना कि डरते हुए पहुंचे कि मुझे इस बीमारी से प्रॉब्लम हो गई है, मेरी जान बचाइए।
देखिए बिल्कुल आपने सही बोला कि हम जब से दिन की शुरुआत करते हैं तब से लेकर कि जब तक हम बेड पे चले जाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें किसी ना किसी तरीके का कोई कार्सिनोजन यानी कि कैंसर रोधी तत्व जुड़ा हुआ होता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि देखिए आजकल क्या है ना, फैंसी चीज़ें बहुत चल गई हैं। अगर आप देखेंगे क्या मैं डाइट में ये ले लूँ, क्या मैं डाइट में वो ले लूँ, जो मिथ्स हैं, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। शुगर मैंने बोला, बट एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, देखिए शुगर या फिर आटा, लोग सोचते हैं कि अगर मैं आटा नहीं खाऊंगा तो शायद मुझे कैंसर नहीं होगा, या फिर कैंसर का रोगी ये समझता है कि अगर मैं आटा बंद कर दूंगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आटा, दाल, चावल, ये सब तो हमारे पूर्वज कब से खाते चले आ रहे हैं। अगर आप शुगर की बात करेंगे तो शुगर सब लोग, हम लोग बहुत बचपन से या फिर हमारे दादा परदादा सब लोग खाते रहे हैं, पर उस शुगर को आप किस फॉर्म में और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप नेचुरली जो पाई जाने वाली शुगर्स हैं, जो फ्रूट्स में पाई जा रही हैं, वो आपके लिए डेंजरस नहीं है, दैट इज़ नॉट कॉजिंग एनी कैंसर टू यू। बट अगर आप एडिड शुगर खा रहे हैं, दैट टू आजकल हम इतनी रिफाइंड शुगर खाने लग गए हैं, आप केक्स खा रहे हैं, आप बिस्किट्स खा रहे हैं, इन सब में जो एडिड शुगर है दैट इज़ हार्मफुल टू यू। अगर आप आटा, एक नॉर्मल आटा यूज़ कर रहे हैं, दैट वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप किसी भी चीज़ को अनलिमिटेड ले रहे हैं वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि देखिए आप आज के टाइम में, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप ब्रेड घर पे बना करके खा लीजिए या हर कोई कुकीज़ अपने घर पे बना के खा सकता है, बट आप एक नॉर्मल डाइट भी लेंगे, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आई थिंक, और मिनिमाइजेशन ऑफ ऑयल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग बोलते हैं कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल ले लीजिए, हीटिंग से उसके अंदर कार्सिनोजेंस पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आजकल एक मुहिम चलाई हुई है कि हमें ऑयल को कट डाउन कर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम ले सकते हैं टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं आपसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कैंसर रोकने के लिए, विकास नाम है उनका, कैंसर को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाए। विकास, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। मैम, मुझे एक जाइंट सेल ट्यूमर हो गया था 1991 में, वो घुटने के ठीक नीचे टिबिया पे, और वो ऑपरेशन तो होके वो जाइंट सेल ट्यूमर निकाल दिया गया और 3 साल तक मैं चल फिर नहीं सकता था। लेकिन अब मुझे ये डर सताता है कि सिंस हमारे बॉडी में, आपने कहा कि कैंसर सेल्स होते हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं कभी कभी, तो सिंस ऑलरेडी मेरे को जाइंट सेल ट्यूमर हुआ और मैं इसे सफ़र कर चुका हूँ, अब मैं कैसे ये सुनिश्चित करूं कि अब हमारे शरीर में कोई भी कैंसर सेल नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, और ये कौन सा टेस्ट करवाऊं जिससे मैं ये पता चल जाए कि मेरे बॉडी में कोई कैंसर सेल नहीं और मैं थोड़ी शांति से रह सकूं। थैंक यू विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपका सवाल है कि आपको जाइंट सेल ट्यूमर हुआ था। देखिए कैंसर्स बहुत तरीके के होते हैं। कैंसर्स ना फैलने वाले, जिनको हम बिनाइन ट्यूमर्स भी कहते हैं, कैंसर्स, मेलिग्नेंट कैंसर्स जो फैलने वाले होते हैं, जो दूसरी ऑर्गन्स में फैल जाते हैं। तो जाइंट सेल ट्यूमर एक ऐसा कैंसर है जो दूसरी ऑर्गन्स में नहीं जाता है। ये हड्डी के जिस हिस्से में होता है, हड्डियों का ट्यूमर है, हड्डी के जिस हिस्से में होता है आमतौर पर वहीं पर रहता है, वहीं पर हड्डी को खोखला करता चला जाता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये रहता है कि ये बार बार रिकर होता रहता है, उसी जगह पर रिकर होता रहता है। तो आपने ट्रीटमेंट करवाया, आप 3 साल के बाद ठीक है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है बाकी लोगों के लिए भी, कि एक बार जो पेशेंट ठीक हो जाता है, कैंसर का नाम खराब है इसीलिए क्योंकि वो दोबारा आ सकता है, वो रिकर कर सकता है। तो आपको जो आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करें, जो उनका प्रोटोकॉल है, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि इस पर्टिकुलर कैंसर में मैं इतने दिनों में ये जांच करवाऊंगा, वो जांच आपको अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहकर हमेशा करवाते रहना पड़ेगा। वही एक साधन है। हम कैंसर को टोटली रोक नहीं सकते हैं दोबारा आने से, बट उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके जल्दी से पकड़ के फिर से आपको ठीक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट वी कैन डू। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि एक हेल्दी आदमी को, जिसके मन में ये डर बैठा रहता है कि कहीं मुझे भविष्य में कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या बहुत लोगों के बारे में पता चलता है कि 4th स्टेज तक पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की जांच करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हम और बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, लीवर, किडनी, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, और वो टेस्ट हो जाता है। कैंसर बॉडी में है या नहीं है, उसकी जांच के लिए क्या कोई टेस्ट है? क्या आप
प्रेस्क्राइब करती हैं कि लोगों को नियमित रूप से ये टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल किया आपने कि जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं उसमें एक तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कैंसर मार्कर्स होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, बट ब्लड टेस्ट या फिर जो कैंसर मार्कर्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं किसी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, और वो कई बार मिसलीडिंग भी होते हैं। तो आइडियली जो हेल्थ चेकअप्स हैं उनमें हमारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जैसे फॉर फीमेल्स मैमोग्राफी है, TVS है, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड है, एंड जो पैप्समियर है और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है, वो एड ऑन ज़रूर होने चाहिए। इसी तरीके से मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर्स कॉमन होते हैं, तो एक अल्ट्रासाउंड उसका या फिर एक ब्लड टेस्ट उसका होना चाहिए। तो ये मेरी मतलब अपील रहती है। मैंने पहले भी एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे ये बोला था कि जब भी हेल्थ चेकअप अब सिर्फ लिपिड शुगर के कंट्रोल तक नहीं सीमित है, अभी हमें कैंसर को भी रोकना है, वहाँ तक आना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने बोला या विकास जी ने पूछा कि हम कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ है कि आप सिम्टम्स लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करता है, तब आपको कैंसर डायग्नोज होता है। जब आपको कोई सिम्टम नहीं है तब आप टेस्ट करवाते हैं, उसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। रेगुलर यूज़ ऑफ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट कैंसर्स के लिए डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स सेट हैं। बायलेटरल मैमोग्राफी, TVS, CA-125, LBC, अगर हम इनको अपने रेगुलर यूज़ में एज़ पर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब जैसे वो करते हैं वो यूज़ करेंगे, तो हम स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर्स यानी कि अर्ली स्टेजेस में कैंसर को पकड़ सकते हैं। पेशेंट बिल्कुल क्योर हो सकते हैं क्योंकि वो अर्ली स्टेजेस होते हैं, वो स्टेज 4 तक नहीं जाते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक सवाल जो मैं करना चाहूँगा, आजकल अमूमन लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं, और कैंसर का एक पैरामीटर ये भी है कि आपको परसिस्टेंट इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और कई बार दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि क्या वाकई ऐसा है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग IBS से सफ़र करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर वो ज़्यादा चलना फिरना नहीं, घूमना नहीं। तो मैं इसलिए ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि पेट से रिलेटेड अगर किसी को कोई समस्या है, जनरली वो कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है, IBS है पर कैंसर नहीं है, फिर भी क्या वैसे व्यक्ति को किस तरह का टेस्ट टाइम टू टाइम करा लेना चाहिए जिससे उसको पता चल सके कि उसका पेट ठीक है, उसका रेक्टम ठीक है, उसका कोलोन ठीक है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, उसका लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है? अगर कोई टेस्ट है तो जरूर बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि पेट का कैंसर 4th स्टेज में पता चलता है, अर्ली डिटेक्शन हो नहीं पाता है, और वो नॉर्मल टेस्ट बंदा कराता रह जाता है, वो खुश रहता है कि मैंने 6 महीने में टेस्ट कराया, मैंने 3 महीने में टेस्ट कराया, फिर मेरा 4th स्टेज कैसे डिटेक्ट हो गया? तो जरा मेरे व्यूअर्स को बताइए कि इसको पता करने का क्या तरीका है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन सबको होता है, मतलब जैसे आपने बोला अमूमन सबको होता है, तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि हम सबको बोलेंगे कि आप CT स्कैन करवा लीजिए या फिर आप कोलोनोस्कोपी करवा लीजिए। एक पर्टिकुलर सिम्टम लेके आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, लेटर से आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तब वो जान पाएगा कि ये कॉन्स्टिपेशन जो इनको हो रही है क्या ये नॉर्मल है या फिर मुझे CT स्कैन या कोलोनोस्कोपी करना चाहिए। डॉक्टर का फिजिकल एग्जामिनेशन इन द क्लिनिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको सिम्टम्स लगेंगे कि नहीं इस कॉन्स्टिपेशन के साथ उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, एंड जो वो ब्लीडिंग हो रही है बहुत बार लोग उसको पाइल्स सोच के छोड़ देते हैं, वो इट इज़ मोर देन पाइल्स। एक नॉर्मल क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम पता लगा सकते हैं कि पाइल्स है या नहीं है। तो जब तक आप एक राइट पर्सन के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको ये नहीं पता। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स इंडिया में स्टेज 4 में पाए इसलिए जाते हैं क्योंकि पेशेंट ठीक जगह पर गलत समय पर पहुंचता है। तो ये जो आपने ब्लीडिंग की बात की, क्या वो फ्रेश ब्लड गलत चीज का इंडिकेटर है, या कई बार ब्लैकिश ब्लड होता है वो गलत चीज का इंडिकेटर है? दोनों ही चीज़ें गलत हो सकती हैं। फ्रेश ब्लड जो लोअर, जैसे आपने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, तो जो फ्रेश ब्लड है आपको रेक्टल मैलिग्नेंसीज में आ सकता है। ब्लैक ब्लड है, ब्लैक यानी कि स्टूल ब्लैक आ रहा है तो आप ऊपर को से स्टमक के थ्रू आ सकता है। दोनों चीज़ें गलत हो सकती हैं। अगर ब्लैक, इस पर एक जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एक एल्डरली पर्सन आता है हमारे पास 50-55 की एज में, ब्लैक कलर्ड स्टूल्स हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन परसिस्टेंटली फॉल कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है कि इसको कैंसर हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर आपके हेमोग्लोबिन
टेस्ट में हेमोग्लोबिन लगातार डाउन हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है और आपके स्टूल में भी प्रॉब्लम है, तो जैसा डॉक्टर ज्योति आनंद बता रही हैं आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप इनके आसपास हों तो इनसे ज़रूर मिलिए, बेहतर इलाज मिल पाएगा आपको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज कॉमन क्यों हो रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन प्रिवेंट आप नहीं कर पाए किसी भी वजह से, चाहे आपके पास जानकारी का अभाव है, चाहे आपके पास अन्य चीजों का अभाव है, फिर भी इसका इलाज संभव है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब ऐसी बात नहीं है कि अब इसका इलाज संभव नहीं है। आप समय पर जान पाइए, समय पर डॉक्टर के पास जाइए। कभी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले कोताही मत बरतिए कि अरे ये तो मेरा पेट का प्रॉब्लम है, ये पाइल्स हो सकता। अपने मन से डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि इसकी अलग पढ़ाई है, अलग तौर तरीका है, इसका अलग स्क्रीनिंग टेस्ट है, जांच परख है। उस प्रोसेस से गुजरिए और तब खुश रहिए। मेरा अगला सवाल आपसे होगा, अक्सर कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि ये पिक्चर में काम करती थी, उनको इस तरह का कैंसर हुआ। मनीषा कोइराला को लोग अक्सर चर्चा करते हैं, और भी लोगों की बात करते हैं जिनको कैंसर था, वो बाहर इलाज कराने गई और उसके बाद अब ठीक हैं। उन्हें फाइटर का नाम दिया जाता है कि वो फाइट किए। हमारे ऑफिस में भी एक स्टाफ थे जिनको कोविड के टाइम पे कैंसर हुआ था, और वो कैंसर की बीमारी से जूझते हुए फिट हो गए, मतलब फिर वो हमारे साथ काम कर रहे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मेंटल स्टेट भी कैंसर से लड़ने में सहायक होता है? जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, क्या वो कैंसर जैसी घनघोर बीमारी से लड़ने में ज्यादा सफल होते हैं? बिल्कुल। फिजिकल स्ट्रॉन्ग एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, कीमोथेरेपी, सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी को झेलना उतना आसान नहीं होता। जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपीज आपके कैंसर के साथ साथ आपके बॉडी के बाकी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। सर्जरी, लंबी सर्जरीज होती हैं, उनके साथ रिकवरी टाइम भी लंबा होता है। उसी तरीके से रेडिएशन का असर भी कहीं ना कहीं पूरी बॉडी पर आता ही है। तो इसलिए जब तक आप एक मेंटल वेलबिंग नहीं रखेंगे, तब तक आप इस सारे ट्रीटमेंट से उभर नहीं पाएंगे। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी रिकवरी के लिए। चलिए, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ। लोग आजकल सिगरेट बहुत पीते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम मेट्रो की बात करें, मेट्रो शहर की, तो लोग यहाँ पर जिस तरह का लाइफस्टाइल है, सिगरेट शराब ज़्यादा पीते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं कि मैं 2 ही पैक पीता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। कुछ लोग खुश रहते हैं कि मैं 3-4 सिगरेट पीता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं हो सकती है। कुछ लोग बहुत खुश रहते हैं कि ना मैं ड्रिंक करता हूँ ना स्मोक करता हूँ, पर फिर भी कभी ना कभी उनको कैंसर हो जाता है। मैं ऐसे कई पेशेंट्स को जानता हूँ जिनसे मैं मिलने गया हूँ, वो कहते हैं अरे मैं तो कुछ करता नहीं था, मुझे क्यों हो गया। तो जरा ये तमाम लोगों के बारे में आप कुछ ऐसा जवाब दीजिए कि ये किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है, और सबके लिए जांच क्यों जरूरी है? जांच सबके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो फीमेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, बीइंग अ फीमेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। प्रोस्टेटिक कैंसर है, बीइंग अ मेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर यू टू गेट प्रोस्टेट कैंसर। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे सामने भी कई बार क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती है कि डॉक्टर साहब मैंने तो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो कभी शराब नहीं पी, तो मुझे कैंसर क्यों हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कि ये ना डबल हिट गन है, डबल लोडिंग गन है। पहला जो ट्रिगर पॉइंट है वो है आपकी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल म्यूटेशन हो जाना, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाना, जिसकी वजह से आपके कैंसर सेल्स एक्सटेम्पोर ग्रो करना शुरू हो गए हैं, डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद उसको कोई बाहर से एनवायरमेंटल ट्रिगर मिलता है, चाहे वो सिगरेट या आपका अल्कोहल हो सकती है, वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, वो आपका हेल्थ लाइफस्टाइल हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देन जो है वो डिसाइड करता है कि आपको कैंसर होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, प्रोस्टेट कैंसर का सिम्टम्स क्या है? लंग कैंसर का सिम्टम क्या है? किसी के मुंह में कैंसर हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं? थोड़ा ब्रीफली जो लोग समझ सकें, अवेयर हो सकें, अगर आप ये बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम, किसी भी कैंसर से हम शुरुआत करते हैं, मतलब आपने 3 स्पेसिफिक नाम लिए, मैं आऊँगी उसके ऊपर।
कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है कि जो आपकी बॉडी में नॉर्मल पहले नहीं था, आप सोचिए कि आपने एक गांठ जो कभी 1 महीना पहले नहीं देखी थी, अब आपको वो नज़र आ रही है, वो एक कैंसर हो सकता है। कोई अब नॉर्मल ब्लीडिंग, आपको अचानक से लेटरिन के रास्ते, नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते ब्लीडिंग होने लग गई, उल्टी हुई, खून की उल्टी हुई, वो एक कैंसर का साइन हो सकता है। तो एनीथिंग एबनॉर्मल अगर आप अपनी दिनचर्या में पाते हैं आपकी बॉडी के साथ, वो कैंसर का संकेत हो सकता है इन शॉर्ट। देन कमिंग टू लंग कैंसर। लंग कैंसर बहुत, आपने कोलोन का नाम लिया, मैं लंग का नाम लूँगी। लंग कैंसर हमेशा चौथी स्टेज में पता चलता है। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें जो लाइफ टाइम है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं वो टीबी के सिम्टम्स, स्पेशली इंडिया में टीबी के सिम्टम्स के साथ बहुत मिमिक करते हैं। खांसी होना, नहीं, मैंने तो पेशेंट को देखा है 1-1 साल तक डिटेक्ट ही नहीं हो पाता उसको टीबी है या कैंसर है। मैंने वही आपसे शुरुआत में भी बोला था कि राइट टाइम पे राइट जगह पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको खांसी हो रही है, खांसी के साथ खून आ रहा है, आपको छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, ये सारे सिम्टम्स टीबी के भी हो सकते हैं। पर जब इनके साथ एसोसिएट होता है कि आपकी एज 50-55 है, आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, राइट, एंड आपको वेट लॉस भी साथ में हो रहा है, खैर वेट लॉस टीबी में भी होता है, देन वो जो एक क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ जो कैंसर है वो बढ़ जाता है। उसमें हम जांच करते हैं। लोग 1-1 साल तक टीबी की दवा खिला देते हैं बिना एक छाती का एक्सरे किए हुए। चलिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसलिए टीबी की दवा कभी मत खाइएगा जब तक कि आप एक्सपर्ट से ना मिले। इसलिए एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। और टीबी है या कैंसर है, ये कंफ्यूजन बरकरार रहता है। और ये बात खुद एक्सेप्ट कर रही हैं सीनियर कंसल्टेंट। इसलिए आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अच्छे एक्सपर्ट के पास जाइए, ताकि आपका रोग अच्छे तरीके से स्क्रीन हो सके। आज मैं 2 कैंसर की बात और करूंगा। आजकल मैंने देखा है, कई बार स्क्रॉल कर रहा होता हूँ फेसबुक पे, अन्य जगहों पर, लोगों को आंख में भी कैंसर हो रहा है। हमने ये भी देखा है। कोलोन कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। जरा इसके बारे में भी कुछ बताएंगे आप? देखिए, आंखों का कैंसर अनकॉमन है, इट इज़ देयर। ऐसा नहीं है कि अभी आ रहा है। रेटिनोब्लास्टोमास जो होते हैं वो बच्चों में होते हैं, इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए शायद आपने बहुत कम सुना उसके बारे में। सेकेंडली, कोलोन कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड कोलोन कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया। और उसका रीज़न था सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सब लोग घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी बना करके खा रहे हैं। हमारा जो डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई थी, जिम, पार्क सब बंद हो गए थे, आपकी एक्सरसाइज बंद हो गई थी। उसकी वजह से कोलोन कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, हाई फैट कंजम्पशन। तो ये सारी चीज़ें जो है बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कोलोन कैंसर का इंसिडेंस बहुत। चलिए, कोई और बात जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं, जो कैंसर को लेकर के अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए, लोग जान सकें। फ्रूट्स में क्या खाना चाहिए? कहा जाता है अगर B17 आप इनटेक ज़्यादा लेंगे तो कैंसर से फाइट बेहतर कर सकेंगे। कुछ ऐसी जानकारी हो जो लोगों से बताइए। कई लोग घर में कहते हैं 4 दाने बादाम के खाओ तो कैंसर फाइट करने में बहुत मदद मिलेगा। हल्दी पी लो तो एंटीऑक्सीडेंट ज़बरदस्त होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कोई ऐसा देसी चीज़ भी जो लोग अपने दिनचर्या में डाल लें और जिससे उनका इम्यूनिटी बढ़ सके, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सके, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं शुरुआत करूंगी पंकज जी 2 चीज़ों से। आपने एक चीज़ बोली कि कैंसर का इलाज संभव है। सबसे पहले लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि कैंसर इज़ नो मोर अ डेथ सेंटेंस राइट नाउ। कैंसर से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको किस स्टेज पर पकड़ रहे हैं। उस स्टेज पे पकड़ने के लिए आपको स्क्रीनिंग्स करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे, आप उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, लोग स्क्रीन डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो डर जाते हैं, अरे मेरी तो मैमोग्राफी में लंप आ गया, ये कैंसर हो सकता है, डॉक्टर ने बायोप्सी करवाने के लिए बोला है, मैं ये नहीं करवाऊंगी, वो फैल जाएगा। स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर भी अल्टीमेटली फिर हमारे पास चौथी स्टेज में आते हैं, ये और बुरी बात हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला डाइट का, मैंने पहले भी बोला था कि लोग बहुत फैंसी चीज़ें लेकर के आते हैं। डॉक्टर साहब मैं कीवी खा लूँ, डॉक्टर साहब मैं ये खा लूँ। हम एक नॉर्मल डाइट भी खाएंगे तो हम ठीक रह सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमें चेंज लाना है वो लाना है। होता क्या है, लोग 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे डाइट भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, जिम भी जाएंगे, सैटरडे संडे को पार्टी हो जाएगी, वो सारा किया धरा ख़त्म कर देती है। सो
हमें दोनों में बैलेंस नहीं बनाना है, हमें एक को आउट करना है, राइट। तो हमारी जो लाइफस्टाइल में वो जो सैटरडे संडे भी अलाउड नहीं होना चाहिए। जो आपने बोला कि मैं तो 2 पैक पी लेता हूँ, मैं ठीक रहता हूँ, या मैं 3 सिगरेट पीता हूँ इसलिए मैं ठीक हूँ, तो वो 2 पैक भी, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है। आजकल की स्टडीज़ ये कहती हैं कि आपका अल्कोहल कंजम्पशन येस और नो होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो रिस्क, ये हमें समझ लेना चाहिए कि लाइफस्टाइल ही है जो आपको बचा सकता है, प्रिवेंट करवा सकता है। अदरवाइज जो आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कुछ हद तक हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, और इसलिए आप जो बेहतर कर सकते हैं अपने लिए करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कभी इस गलत फहमी में मत रखिए कि कुछ सिगरेट पी लेने से मुझे कैंसर नहीं होगा। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। 1 बूंद और 2 पैक शराब पी लेने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके एक्सपर्ट्स ने आपके सामने सारी बातें रख दी। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और इस प्रोग्राम को देख करके पूरे तरीके से लाभ उठाइए। तो डॉक्टर ज्योति आनंद, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो TV9 में इस खास पेशकश में आपको बताया कि कैंसर से कैसे लड़ें, कैसे अवेयर्ड रहें, कैसे स्क्रीनिंग करें, कैसे इसको पहचानें, और बिल्कुल नहीं डरें, क्योंकि आपके मेंटल स्टेट पर भी निर्भर करता है कि आप कैंसर की बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे या नहीं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।